इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, इसका सेकंड पार्ट मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट में पहला है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के बाद इन 1950 एंड 51 सबसे पहले प्लान जो है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान रखा गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की इकोनॉमी का बैकवर्डनेस किस तरीके से दूर किए जाए। इसके मुख्य उद्देश्य थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। सबसे पहली बात करूंगा मैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ में आप यूं समझिए कि भारत का मेन मतलब मकसद था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। प्रोडक्शन कैपेसिटी इस तरीके से बढ़े कि हमारी जीडीपी भी बढ़ती चली जाए, और जीडीपी बढ़ के साथ साथ मैक्सिमम और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, जिससे कि जो है हमारी डेवलपमेंट हो सके। हाँ, ये बात फैक्ट थी कि हमारा जो ज्यादा जो जीडीपी जीडीपी का पार्ट आता था वो एग्रीकल्चर से आता था, मगर फिर भी हमारे को सब क्षेत्रों को देखना था। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का सही अर्थ जो है वो यूं कहा जाए कि एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिससे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और हमारे सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। और सोचने की शक्ति का मतलब ये है कि हमारा सोशल आउटलुक जो है वो बढ़ेगा, जैसे कि प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट्स टू द वुमेन। फिर आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस में क्या है कि हम किसी भी तरीके से फॉरेन कंट्रीज पर प्रोडक्शन के लिए और रॉ मटेरियल के लिए किसी भी तरह से निर्भर ना रहें, और ना ही ज्यादा से ज्यादा जो है अपने देश में अपनी चीजों का प्रोडक्शन करें, और अपने आप को ऐसे प्रोडक्शन करें कि हम अपने आप को हर रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई कर सकें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो नहीं जाएगी, और विदेशी इंटरफेरेंस जो होगा हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में और इकोनॉमिक अफेयर्स में वो नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी का सही अर्थ ये है कि सबको बराबर का अधिकार। सब यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन इत्यादि सब मिलनी चाहिए, यानी कि वो सबका अधिकार रखता है, जिससे कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो दुनिया हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को सोशल जस्टिस मिल सके। अगर उसको सोशल जस्टिस मिलेगा तो नेचुरल बात है कि देश अपने आप डेवलप करेगा। बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये बात सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है सबसे ज्यादा वर्कफोर्स देता था, यानी कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। हाँ, और हर 5 ईयर प्लान का यही उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसमें दो रिफॉर्म्स किए गए। पहला रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म और दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहला काम ये किया कि भाई जो खेती कर रहा है खेती कर रहा है और जिस खेत पर खेती कर रहा है वो उसका अधिकारी है। हाँ, अधिकारी है या उसका ओनर है। दूसरी बात ये कही गई कि इंटरमीडियरीज को पूरी तरह से खत्म किया गया, अर्थात जमींदारी सिस्टम पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की गई या खत्म की गई। तीसरा था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या था? लैंड सीलिंग में मेन मकसद ये था कि जिसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड थी है, उससे ज्यादा अगर उसके पास वो लैंड है तो उसको सील कर लिया जाता था, और सील करके फिर उन लोगों को बांट दिया जाता था जो लैंडलेस लेबर थे, जिससे कि खेती ज्यादा से ज्यादा
बढ़ सके। और खेती का बढ़ाने का यही तरीका था कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड जो था, यूं कहा जाए, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्योंकि हमारी जो देश की खेती थी वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती थी। और दूसरी बात ये थी कि हम पुराने तरीके के इक्विपमेंट्स पे यूज करते थे, किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे, हाँ, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते थे, इससे कि हमारी खेती की प्रोडक्टिविटी बहुत थी। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेप उठाया गया, जिसमें HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ साथ जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे को एक तो बात दी कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि मार्केट में भी जो है, और हम सेल्फ रिलायंट हुए खाने खाद्यान्न के अंदर। मगर उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात हुई कि ये जो फर्टिलाइजर थे, मॉडर्न इक्विपमेंट कॉस्टली थे, तो अमीर किसान तो उसको खरीद सकता था, मगर गरीब किसान के लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना गरीबों को जो है सब्सिडी दी जाए फर्टिलाइजर के केस में। और दूसरा जो है, उन्होंने ये भी सोचा कि अगर कोई किसान मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीदना चाहता है तो उसको बैंक लोन रिड्यूस रेट में या रिडक्शन रेट में दिया जाए। ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनको किसानों को अपलिफ्ट करना ही मेन गवर्नमेंट का उद्देश्य था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर था वही हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान करता था। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे जिससे कि हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। मगर इस सब्सिडी वाले केस के अंदर इकोनॉमिस्ट के दो मत हो गए। पहला मत तो ये हुआ कि अपना इकोनॉमिस्ट जो थे वो इस फेवर में थे कि गरीब किसानों को या छोटे किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए, और रिड्यूस रेट में लोन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न केमिकल्स वगैरह वगैरह की एक्सेप्ट कर सके। मगर दूसरे इकोनॉमिस्ट जो थे वो कहते थे अगर हमने किसानों को सब्सिडी दी, इसमें केवल अमीर किसानों का ही फायदा होगा, और जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं का ही फायदा होगा। तो ये सारी बातें जो थी वो एग्रीकल्चर की फील्ड में कराई। 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बात की गई। उन्होंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो है कॉटन इंडस्ट्री पे, जूट इंडस्ट्री जो पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप थी। और मगर अब जरूरत थी कि इनको किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ने इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। इ- ज्यादा से ज्यादा मेजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर के अंदर में आई। उसकी वजह थी उसकी वजह थी कि कैपिटल प्राइवेट सेक्टर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खोल सकें। और दूसरी बात ये थी कि इंसेंटिव्स भी नहीं थे, क्योंकि भारत की जो मार्केट थी वो इतनी बड़ी जरूर थी, मगर कैपिटल इंटेंसिव नहीं थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ही जो है पब्लिक सेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हाँ, देयरफॉर, और इससे पब्लिक सेक्टर से सबसे पहली बात तो ये था कि सोशल ऑब्जेक्टिव जो था वो फुलफिल हो सका, जैसे सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, लोगों को सस्ती चीजों सस्ती कीमत पे चीजें मिल सकें। और इसके अलावा जो है वो लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। अब बात शुरू होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे कि किसी भी तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सके। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्ट 1956, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्ट या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 में
इंडस्ट्रीज को 3 भागों में बांटा गया। पहला था शेड्यूल ए, इसमें वो सारी इंडस्ट्रीज थी जो पूरी तरह से स्टेट ओन्ड थी, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड थी। शेड्यूल बी, वो 12 इंडस्ट्रीज जिसमें प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड थी, यानी कि जो स्टेट ओन्ड थी और स्टेट उनको चलाती थी। और शेड्यूल सी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज रखी गई। और इसके अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस की। इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई कि वो इंडस्ट्री के लाइसेंस इश्यू करे। किस क्षेत्र में? नई इंडस्ट्री खोलने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री का। और कोई भी नई इंडस्ट्री जो थी वो तब तक खोली नहीं जा सकती थी जब तक कि उसे लाइसेंस ना मिल जाए। और इसमें क्या हुआ कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट सेक्टर या वो लोग जो इंडस्ट्री खोलना चाहते थे, वो इस इंडस्ट्री प्रोडक्शन की तरफ या इंडस्ट्री की तरफ अपने हाथ नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इसमें बहुत पेचीदापन था। बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज थी हैं, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर थी और प्रोडक्शन बढ़ाती थी। तो गवर्नमेंट को जो था वो ये था कि भाई हमारे को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा अपलिफ्ट करना है। उसके लिए उन्होंने कई क्षेत्रों में और कई चीजों में सब्सिडीज देनी शुरू की। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडाइज रेट में देना शुरू किया। दूसरा, उनको काफी टैक्स रिबेट देने शुरू किए। इस तरीके से उनका मेन उद्देश्य था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ यानी बिग इंडस्ट्रीज के साथ अपने आप को compete कर सके और मार्केट में उनका भी माल आसानी से बिक सके। फॉरेन ट्रेड की, फॉरेन ट्रेड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हुई वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसमें कि इंपोर्ट गुड्स का रिप्लेसमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के द्वारा किया जाने लगा। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे ज्यादा हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बच जाए, सेल्फ रिलायंस हो जाए। हाँ, और सेल्फ रिलायंस के बाद जो है टैरिफ जो था वो लगाना शुरू किया इंपोर्ट गुड्स में। और कोटा भी जो है वो कोटा पॉलिसी भी लगाई गई, जिससे कि क्या है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो इंपोर्ट की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे हम जो है अपनी मार्केट को अपलिफ्ट कर सके और जो है फॉरेन एक्सचेंज को किसी भी तरह से बचा सके। अब इंडस्ट फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया। प्राइम मिनिस्टर शिप की चेयरमैनशिप में पहली प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टैब्लिश हुई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में स्टैब्लिश हुआ। पहला 5 ईयर प्लान जो है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल 1956 में कंडक्ट किया गया। और सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट जो है वो 30 अप्रैल 1956 में आया। और फर्स्ट फेज ऑफ 5 ईयर प्लान था ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1956। और फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसा आप जानते हैं 1991 में आई। और प्लानिंग कमीशन को जो है का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया और वो 2015 में हुआ।